हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ये पार्ट नंबर 10 में आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, उसका थ्योरेटिकल प्रूफ और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, और ऐसा भी देखा था व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, दोनों भी देखा था। आज थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का यूज़ है, इसलिए थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अभी आपको दिखाई दे रहा है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, बट डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे थोड़ी सी उसकी रिवीजन क्या है। तो ओके, तो देखो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो इमिसिव पावर क्या है, पहले देखेंगे। इमिसिव पावर इट इज़ डिनोटेड बाय आर, हमने देखा था ये आर से डिनोट करते हैं। और वो कैसा रहता है, इट इज़ द रेशो ऑफ, किसका रेशो रहता है, quantity of heat radiated per unit area. Quantity of heat is denoted by Q per unit area, that is A, and per unit time, ठीक है। R इज इक्वल टू Q अपॉन AT। तो कैसी डेफिनेशन थी अपनी, द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, quantity of heat radiated per unit area per unit time is defined as the emissive power of the body at a given temperature। ठीक है, आर से डिनोट करते थे। ऐसा यूनिट क्या था इमिसिव पावर का, जूल पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड। ठीक है, ये भी है। और दूसरा यूनिट क्या था, ये भी हमने देखा है, जूल पर सेकंड से डायरेक्ट लिख लेते हैं वैट पर मीटर स्क्वायर। वैट है ये, वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, और सेकंड हमने देखा था व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज डिनोटेड बाय ई, अगेन इट इज़ द रेशो ऑफ, किसका रेशो है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, तो इट इज़ द रेशो ऑफ इमिसिव पावर। इमिसिव पावर इट इज़ डिनोटेड बाय आर, अभी हमने देखा आर ऑफ द सरफेस टू द इमिसिव पावर आर बी। आर बी किसका है, ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक सरफेस। और टेम्परेचर कैसा है, दोनों का सेम है, एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने देखा था E इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। ये इसको ही यूज़ करना है किरचॉफ्स लॉ में, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा रिवाइज करके दिया आपको। ओके, थोड़ी सी रिवीजन ली, तो आपने अगर ये पढ़ा नहीं है होगा तो भी अभी आज आपको समझ में आएगा अभी थोड़ा सा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर किरचॉफ्स लॉ क्या है। तो अब किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या है, अब यहाँ पे एक टेम्परेचर पे हमको एक रेशो कंसिडर करना है। रेशो किसका है, तो रेशो है इट इज़ इमिसिव पावर का। इमिसिव पावर हमने अभी देखा है, इमिसिव पावर इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, आर से डिनोट करेंगे, और टू द रेशो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ, सॉरी रेशो नहीं, इट इज़ इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, दैट इज़ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इट इज़ डिनोटेड बाय आर बी। अभी हमने देखा है ये। ठीक है, तो आर बी, तो ये क्या है, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर एंड फॉर ऑल द वेवलेंस, वेवलेंस मस्ट बी फॉर ऑल, यानी किसी भी वेवलेंथ के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो क्या है, आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं ऊपर लिखती हूँ, यानी आर अपॉन आर बी क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू ए होता है। बट आर अपॉन आर बी अभी हमने देखा है इट इज़ ई है, ई इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू ई भी बोल सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू ई। समझ में आया ये कैसे किया, तो आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू ए बन जाता है, यानी ई, आर अपॉन आर बी क्या है, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, दैट इज़ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई। इसलिए यहाँ पे आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, और फॉर ऑल वेवलेंस, सब वेवलेंस के लिए ये ट्रू है, इसलिए अब हम लिख सकते हैं ए फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू ई ऑफ लैम्बडा, ए ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू ई ऑफ लैम्बडा। ठीक है, समझ में आया। अभी स्टेटमेंट देखेंगे, देखो फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ कि एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, देखो रेशो ऑफ इमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द, किससे इक्वल है, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर फॉर ऑल वेवलेंथ्स। ओके,
और सेकंड डेफिनेशन भी आपको दिखाई दे रही है, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है कि A इज इक्वल टू ई के लिए है वो स्टेटमेंट। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है। ई इज इक्वल टू ई क्या है? सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है। ओके तो फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्सॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन, ऐसी बॉडी है जो इमिट भी कर रही है और एब्सॉर्ब भी कर रही है थर्मल रेडिएशन, तो उसके लिए क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। और बॉडी कैसी है? थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द इमिसिविटी इज इक्वल टू इट्स एब्सॉर्प्टिविटी। ये भी स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, आप कौन सा भी एक लिख सकते हो। ये नीचे वाला भी समझ में आया होगा आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ऐसा भी बोल सकते हो, या एब्सॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू इमिसिविटी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट फिर से पढ़ती हूँ मैं। फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्सॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन, इमिट भी कर रही है, एब्सॉर्ब भी कर रही है, क्या कर रही है? थर्मल रेडिएशन को, ठीक है। और कैसी है? इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। द इमिसिविटी इज इक्वल टू इट्स एब्सॉर्प्टिविटी। अगर ये याद नहीं आया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, समझ में आया? फिर स्टेटमेंट इजी लग रहा है ना अभी? तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट। अब हमको देखना है वो थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ समझ में आया? कौन सा भी आप इसमें से स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है वो अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो हमको अब दो बॉडीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी है। और कैसे है वो? एक एनक्लोजर में प्लेस की गई है दो बॉडीज़। सपोज दिस इज़ एन एनक्लोजर, ठीक है। तो एक बॉडी है, ए बॉडी है, और दूसरी बॉडी कौन सी है? बी बॉडी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन क्या है? बोथ आर आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक शेप्स, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक शेप्स, यानी दोनों का शेप कैसा है? ज्योमेट्रिक शेप सेम ही है दोनों का। ओके तो प्लेस इन एन इनक्लोजर, बट ए कैसी बॉडी है? ए ऑर्डिनरी बॉडी है, और बी कैसी बॉडी है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ, यानी बी कैसी है? अपनी ब्लैक बॉडी है, ठीक है। और बोथ द बॉडीज आर एनक्लोजर में क्लोज करके रखी हुई है, ठीक है। ये समझ में आया? एनक्लोजर में है दोनों भी बॉडी है। ए ऑर्डिनरी बॉडी है और बी कैसी है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का भी टेम्परेचर कैसा है? सेम रहता है एनक्लोजर में, ठीक है। तो अब हमको कंसिडर करना पड़ेगा आर क्या है? आर इज आपको मालूम है आर इज इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए, आर है तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बी। ओके आर क्या है? इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए, और आर बी क्या है? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बी है, ठीक है। वैसे ए को भी कंसिडर करना है। ए क्या है? ए इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, ठीक है, ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए का अब ए क्या कर रही? ए के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है ए, स्मॉल ए, एंड Q इज़ नोन एज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये सब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही मैं अब लिखती नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। A इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ बॉडी A। Q क्या है? Q इज़ क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन ईच बॉडी इन यूनिट टाइम। हर बॉडी पे Q इतनी अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और QA क्या है? QA इज़ द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब बाय बॉडी A। बॉडी A क्या कर रही है? QA इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो आपको मालूम है एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है? A इज इक्वल टू किसका रेशो है? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, ठीक है, ये रहता है। तो इसके ऊपर से QA की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर QA इज इक्वल टू A इंटू Q। वही यहाँ पे लिखा है, QA इज इक्वल टू क्या आता है फिर? A इंटू Q। ओके तो अब ये हो गया A बॉडी के लिए। बॉडी A क्या कर रही है? Q इतनी अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है, तो उसमें से QA इतनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्सॉर्ब कर रही है, और QA की वैल्यू कितनी है? इट इज़ A इंटू Q, ठीक है। अब टेम्परेचर
ए का और बी का कैसे है, सेम है। अभी हमने बोला था कि दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, दोनों का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ए एंड बी दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी वो एमिट करेंगे एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेंगे, दोनों भी, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में वो both must emit the same amount as they absorb in unit time, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब वो कैसी बन जाएगी, इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड बाय बॉडी ए के लिए सब चालू है। ये क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट जितनी वो एब्सॉर्ब करेगी, हमने वो भी देखा है प्रियोस थ्योरी में, तो जितनी वो हीट एब्सॉर्ब करती है उतनी ही वो हीट एमिट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या आएगा, जितनी एब्सॉर्ब करेगी तो एब्सॉर्ब कितनी करेगी, ए क्यू, है ना। ऊपर ही हमने देखा है ए क्यू ये निकाली हुई है, ए क्यू इतनी एब्सॉर्ब करेगी और एमिट करेगी आर, ठीक है। तो क्योंकि वो सिंपल ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आर लेते हैं ना, इसीलिए आर लिखा है। अब फिर से ब्लैक बॉडी के लिए क्या आएगा कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है, अब ब्लैक बॉडी है वो पूरी एब्सॉर्ब करती है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर बी, ठीक है। तो Q इज़ इक्वल टू आर पी। ये 1 एंड 2 समझ में आया कि आपको ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब बाय बॉडी ए जितनी वो एब्सॉर्ब करती है, अब कितनी एब्सॉर्ब करती है, ऊपर ही हमने लिया है ए क्यू, इतनी एब्सॉर्ब करती है, इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड बाय द बॉडी ए, तो इट इज़ इमिसिव पावर। तो कोएफिशिएंट ये इमिसिव पावर कितनी है, आर है, ठीक है। तो अब वैसे ही ब्लैक बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, जितनी इंसिडेंट हो रही है उतनी उसकी इमिसिव पावर होगी, Q इज़ इक्वल टू आर बी, ठीक है। अगर ये समझ में आया होगा तो आगे का बहुत इजी है। तो दो इक्वेशंस हमको मिलते हैं, ए क्यू इज़ इक्वल टू आर और Q इज़ इक्वल टू ए इंटू Q इज़ इक्वल टू आर बी, ये दो इक्वेशन मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे उसको सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, अभी मैं सॉल्व करके देती हूँ। पहला इक्वेशन था अपना ए क्यू इज़ इक्वल टू आर, फिर से लिखती हूँ लगे तो ए क्यू इज़ इक्वल टू आर, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये अपना इक्वेशन 1 था। और Q इज़ इक्वल टू आर बी, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलता है, देखो 1 को डिवाइड करेंगे ए क्यू अपॉन ए, ये ऐसा हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए, इट इज़ इक्वल टू आर अपॉन आर बी, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलता है फिर आपको, आर अपॉन आर बी, और यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, ए क्यू अपॉन ए नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्यू चाहिए, ए क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी, क्यू क्यू कैंसिल, वी गेट ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी, ठीक है। तो आर अपॉन आर बी क्या है, तो आर अपॉन आर बी इज़ नोन एज एमिसिविटी और इट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ये हमने देखा है, अभी पहले रिवीजन करा लिया था इसीलिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट बाय डेफिनेशन शॉर्ट लिखती हूँ थोड़ा सा, डेफिनेशन ऑफ इमिसिविटी E इज इक्वल टू क्या रहता है, आर अपॉन आर बी, ओके। सो वी गेट therefore we get A is equal to E, ठीक है। तो hence our Kirchhoff's law जो है is theoretically proved। तो नीचे ऐसा लिखेंगे, hence Kirchhoff's law is theoretically proved। बस इतना ही प्रूव करना है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, theoretically proved।
इतना 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ तक इजी है। 2 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ए क्यू इज इक्वल टू आर, दूसरा इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू आर बी। 1 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद में वी गेट ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। और डेफिनेशन ऑफ इमिसिविटी से ई इज इक्वल टू क्या रहता है, आर अपॉन आर बी रहता है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू ई मिल जाता है। तो यही है अपना, और यही हमने देखा है कि स्टेटमेंट क्या है किरचॉफ्स लॉ का, कि कोएफिशिएंट ऑफ, और ऐसा भी बोल सकते हैं इमिसिविटी एब्सॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू इमिसिविटी, है ना। तो यही अपना पहला स्टेटमेंट था कि फॉर ए बॉडी इमिटिंग एंड एब्सॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द इमिसिविटी इज इक्वल टू इट्स एब्सॉर्प्टिविटी। इमिसिविटी किससे इक्वल है, एब्सॉर्प्टिविटी से। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके हैंडराइटिंग में इसको आप लिख सकते हो। लगे तो मैं ये सब इरेज कर सकती हूँ, इसको रहने दो। ओके, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है कि स्टेट किरचॉफ्स लॉ, स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए जाएंगे अभी। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग दिख रहा है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में का हमको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है एज पर वेवलेंथ। ठीक है, तो जो इमिशन हो रहा है, रेट ऑफ जो एमिशन है, तो अब कैसा है, इट इज़ लूमर एंड प्रिंगशेम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। उन्होंने कंसिडर किया था कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा। वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ल्यूमर में लगे तो यहाँ पे लिखती हूँ, साइंटिस्ट का नेम क्या है, ल्यूमर एंड सेकंड साइंटिस्ट है प्रिंगशेम। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एनर्जी होती है उसकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ऐसा रहता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जब लो टेम्परेचर रहता है तो जो पावर जो रेडिएट होती है वो भी कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, कम टेम्परेचर पे कम रेडिएट पावर रहेगी। ठीक है, तो ये जो है अगर ये कहाँ पे रहता है, ये कौन से रीजन पे रहता है, तो इट लाइज इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग है, वो लॉन्ग वेवलेंथ में जब टेम्परेचर लो है तो पावर भी रेडिएट कैसी होगी, स्मॉल रहेगी। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इमिशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये हमने सब देखा हुआ है, आपको याद होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेट इमिशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आपको, कि पहले तो ये समझ लो कि ल्यूमर एंड प्रिंगशेम ने क्या बोला था कि दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और ये फंक्शन है वेवलेंथ का, और जो रेट ऑफ इमिशन है पर यूनिट एरिया, और पावर इसको बोलेंगे पावर पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, इट इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, जो यानी क्या है कि जितना इमिट हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया, और ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, अब रेट ऑफ इमिशन को क्या बोलेंगे, पावर। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज़ डिफाइंड एज किसका है, फंक्शन वो वेवलेंथ लैम्बडा का। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे हमने देखा कि पावर रेडिएट कम हो रही है, और वो रीजन कहाँ है, प्राइमरीली इट लाइज इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। ठीक है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इमिशन भी इंक्रीज हो जाएगा, फास्टली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक टेम्परेचर पे जो रेडिएंट एनर्जी जो है इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए रहेगा, बट
इट इज़ फॉर ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ, सब वेवलेंथ के लिए रहेगा, यानी वहाँ पे रेडिएंट एनर्जी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर में जो टोटल एनर्जी रहती है, रेडिएट होती है पर यूनिट टाइम, इंक्रीजेस एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी एमिट हो रही है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे, और शॉर्टर वेवलेंथ की जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी अगर टेम्परेचर हाई है, सपोज करो टेम्परेचर हाई है, तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शन है जो एनर्जी का शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो दो साइंटिस्ट हैं हमने देखे, ल्यूमर एंड प्रिंगशेम, अकॉर्डिंग टू बोथ द साइंटिस्ट ये जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किससे रेडिएट होने वाली ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वेवलेंथ एक ही नहीं रहेगी, बहुत सारे डिफरेंट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, हमने अभी देखा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो यही सब है। अब देखेंगे अगले इसमें, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी आपको ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। देखो, अकॉर्डिंग टू बोथ द साइंटिस्ट, हमने देखा है ल्यूमर और प्रिंगशेम के ने वो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर, उसको पावर क्यों बोला है, मैंने अभी बोला आपको कि रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलेंगे पावर, इसको ही क्या बोलेंगे, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब रेट ऑफ इमिशन न बोलते हुए अब क्या बोलेंगे इसको, पावर, और इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। सो हियर वी सी द ग्राफ बिटवीन रेडिएंट पावर एंड वेवलेंथ, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही है, 500, 1000, 1500, 200, 2000, 2500, 3000, और यहाँ पे आपको रेडिएंट पावर के अलग अलग कर्व्स दिखाई दे रही है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। और यहाँ पे आपको के दिखाई दे रहा है, के मीन्स क्या है, दीज आर नोन एज द टेम्परेचर्स, वेरियस टेम्परेचर पे कैसी कैसी वेवलेंथ में कर्व्स कैसी है उसका नेचर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंट टेम्परेचर के लिए है, और मेजर द डिफरेंट पावर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ, यानी रेडिएंट पावर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ हमको दिखाई दे रही है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, ठीक है। और दिस फिगर शोज वेरिएशन ऑफ रेडिएंट पावर, दिखाई देता है ना, वाई एक्सिस पे दिखाई देता है आपको, रेडिएंट पावर है वहाँ पे, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कौन सी, लैम्बडा, ओके। तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे लैम्बडा वेवलेंथ दिया है, यानी रेडिएंट पावर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एंड इट इज़ फॉर रेडिएंट पावर, डिफरेंट रेडिएंट पावर फॉर डिफरेंट वेवलेंथ एंड फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ भी दिखाई दे रही है नीचे एक्स एक्सिस पे, यानी 500, 100, 1000, 1500, दीज आर द डिफरेंट वेवलेंथ। ये जो के वाले जो दिखाई दे रहा है डिफरेंट टेम्परेचर रेडिएंट पावर का, इसीलिए इसको बोलेंगे ग्राफ है, सपोज करो, ठीक है, दिस इज़ अ ग्राफ, ओके। तो ये समझ में आया। फिर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या है, रेडिएंट पावर जो है ब्लैक बॉडी की, यानी रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया जो ब्लैक बॉडी की है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। इसलिए वी सी द वेरिएशन, दैट इज़ द मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट वे आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स शोइंग वेरिएशन ऑफ रेडिएंट पावर
पर यूनिट एरिया एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये अब इसके ऊपर से क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशंस दिखते हैं तो वो देखेंगे। ये सब जब मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे। ऑब्जर्वेशंस कैसे है, क्या क्या आपको इस पर से पता चल रहा है वो करेंगे कि एट ए गिवन टेम्परेचर। अब पहला तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि जो गिवन कोई भी गिवन टेम्परेचर पे जो एनर्जी है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। ये क्या है, आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है, इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही अपना पहला ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी टेम्परेचर पे आपको अब 3000 के लिए देखिए नीचे, तो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। पहले तो ये स्टार्ट इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद में ऐसा होकर वो थोड़ी थोड़ी करके डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड आप 5000 के लिए भी देख सकते हो ये कर्व ऐसे ऊपर हाई जाती है और उसके बाद पे फिर से वो कैसे डिक्रीज़ हो रही है। यानी वी से दैट द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये गिवन टेम्परेचर पे जो रेडिएंट पावर एमिटेड है तो पहले इनिशियली वो कैसा होता है, कैसी होती है, देखो ये कर्व देखेंगे हम सेकंड नंबर वाली या फर्स्ट नंबर वाली कर्व देखो। इनिशियली क्या होता है कि रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस, पहले तो इंक्रीज़ हो रहा है ये। ठीक है, इंक्रीज़ होती है एमिटेड जो रेडिएंट पावर है पहले कैसे होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहला इंक्रीज़ हो रही है। अब कहाँ तक इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे इंक्रीज़ वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो वैसे वैसे रेडिएंट पावर भी इंक्रीज़ हो रही है और रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और कहाँ तक पहुँचती है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचती है और देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देन क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है, यानी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, दिख रही है आपको। तो ये समझ में आया क्या, पहले क्या होती है, कोई भी टेम्परेचर पे पहले रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस, पहले तो इंक्रीज़ होती है अप टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू एंड आफ्टर दैट इट देन डिक्रीजेस। ठीक है, और ये जो है अब ये आपको मैं सेपरेटली निकाल के दिखाती हूँ। ये फर्स्ट अपनी ऐसी कर्व है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा मैक्स ऐसा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो एरिया है ये कर्व के अंडर का, ये जो एरिया है तो ये एरिया अंडर द कर्व ये रिप्रेजेंट करती है टोटल, क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया ये रिप्रेजेंट करती है बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल वेवलेंथ, सब वेवलेंथ के लिए। कोई भी वेवलेंथ आप देखो, कोई भी वेवलेंथ के लिए यानी 0 to लेकर 3000 तक वेवलेंथ आपको दी है, सबके लिए ये ऐसा हो रहा है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। पर टोटल एनर्जी कैसी, इमिट होने वाली, इमिट जो हो रही है वो इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कौन इमिट कर रहा है, बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है, ये समझ में आया। अब हर एक का पीक देखो, यानी लैम्बडा मैक्स की तरफ देखो। इसका लैम्बडा, ये कर्व फर्स्ट कर्व का लैम्बडा मैक्स यहाँ पे है, सेकंड कर्व का लैम्बडा मैक्स थोड़ा सा और यहाँ पे है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले इसका छोटे वाली कर्व का लैम्बडा मैक्स यहाँ पे है। ओके, दिस इज़ लैम्बडा मैक्स, देन इधर है उसका लैम्बडा मैक्स, देन इधर है और इधर है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो लैम्बडा मैक्स है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, यानी ऐसा 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 और ऐसा शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, देखो पहला है 3000 के, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे है,
फिर उसके बाद में 4000 के थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लेफ़्ट साइड, देन 5000 के लिए और शिफ्ट हो गया, और 5500 के लिए और शिफ्ट हो गया। यानी ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा शिफ्टिंग चालू है लेफ़्ट साइड के लिए। तो बोलेंगे कि द पीक ऑफ कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ़्ट। और जो वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स कैसी हो रही है, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी इधर जा रही है ना, लेफ़्ट साइड जा रही है, यानी डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोलेंगे द पीक ऑफ द कर्व्स शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। और हायर टेम्परेचर के लिए देखेंगे, हायर टेम्परेचर सपोज ये है, हायर टेम्परेचर के लिए क्या रहता है, रेडिएंट पावर जो है या टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हमने क्या बोला है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि वो कौन सी एनर्जी है, कहाँ पे है वो, एरिया अंडर द कर्व। इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वेवलेंस, सब के लिए है ये। ऑल द वेवलेंस कैसी है, वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर ये कर्व जाएगी, टोटल ये एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज़ होते जा रहा है ना। पहले के लिए इतना ही एरिया है, ठीक है, और टेम्परेचर और बढ़ गया, फिर एरिया अंडर द कर्व इतना हो गया, अब और बढ़ा दिया तो एरिया अंडर द कर्व इतना हो गया, और बड़े के लिए बहुत सारा एरिया हो गया। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व भी इंक्रीज़ हो रहा है। एरिया अगर बढ़ रहा है यानी क्या बढ़ रही है, टोटल एनर्जी। एरिया अंडर द कर्व के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में आया, बड़े कर्व के लिए बड़ा एरिया हो गया ना, तो यानी वी से दैट कि टोटल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। कर्व जैसी जैसी बड़ी है, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 3000 से लेकर 5500 तक टेम्परेचर गया है, तो वैसे वैसे एरिया भी कर्व के अंदर का कर्व के एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी एरिया इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स क्या इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आया क्या। और अगर हम कंसिडर करते हैं, एक आपके इसमें ये एग्जांपल दिया है इसलिए बताती हूँ कि अगर रूम टेम्परेचर है, या हम बोल सकते हैं 300 केल्विन पे जो वेवलेंथ रहती है, इट इज़ ऑफ द वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 मीटर। ये आपके बुक में एग्जांपल है इसलिए मैंने दिया है, बाकी कुछ नहीं, ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट है, एट ए गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर इमिटेड इनिशियली, पहले पहले तो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, उसके बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, देन इट डिक्रीजेस विथ इट्स रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, जो एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या दिखाता है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल वेवलेंस। एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी एमिट की है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी ने फॉर ऑल वेवलेंस, सब वेवलेंथ के लिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब फोर्थ पॉइंट में जैसे मैंने बोला था वही है, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। पहले की पीक यहाँ पे है एकदम, ये सेकंड वाले की पीक थोड़ी सी यहाँ पे है, थर्ड वाले की और यहाँ पे है, तो पीक कैसे है, लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हो रही है, पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए लिखा है द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये साइड लेफ्ट साइड में है ना, इसलिए बोल सकते हैं डिक्रीज़ हो रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है वो कैसे हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। और हायर टेम्परेचर में क्या है, एरिया अंडर द कर्व भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े कर्व के लिए बहुत बड़ा एरिया रहेगा, छोटे से कर्व के लिए छोटा एरिया रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ती जा रही है, और एरिया अंडर द कर्व यानी क्या है, टोटल एनर्जी। एरिया अंडर द कर्व के लिए हमने बोला है टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है कि एट टेम्परेचर
300 केल्विन पे, दैट इज़ अराउंड रूम टेम्परेचर। मोस्ट इंटेंस ऑफ दीज वेव्स हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट, कितनी वेवलेंथ रहती है, 5 × 10⁻⁻⁻6 मीटर। ठीक है, समझ में आया। फिर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ऐसा आ सकता है, एक तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, यही आंसर आप लिख सकते हो कि एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तो यही आंसर लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये डायग्राम निकालनी मस्ट है। लगे तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ सब। ठीक है, तो ये डायग्राम निकालनी मस्ट है, ये लिखना ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऑब्जर्वेशंस अगर पूछा, ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड फ्रॉम कर्व्स ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे पूरे 5 के 5, और तब भी आपको डायग्राम निकालने ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ में आया। ओके, फिर तो आज इतना ही करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम नए 2 लॉज देखने वाले हैं। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखने वाले हैं। ओके, और दूसरा लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसको देखने वाले हैं। ओके, फिर अपना लेसन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही करते हैं। अगले मेरे लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के आप स्टडी करो, राइट करो, लर्न करो। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।